हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल पर क्लास 10वीं तक का मैथ सॉल्यूशन और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूं। और आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए हम लोग अब बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं क्लास 6 का भारतीय भवन का सुगम गणित का दूसरा अध्याय। ठीक है, तो जिनका नाम है पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। चलिए, तो आपको मैं बता रहा हूं पूर्ण संख्या, होल नंबर। बच्चों अब आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। यदि हम लोग पूर्ण संख्या ही नहीं समझेंगे तो आगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको प्राकृत संख्या, है ना। यहाँ मैं बता देता हूँ प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। बच्चों, गिनती की संख्या को आप लोग क्लास 6 में हैं, ध्यान देंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि किसी को पहले पार्ट का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको लिंक में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको ढेर सारे नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों समझते हैं प्राकृत संख्या, है ना। और आप अगर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखते हैं, 3 पार्ट में इंट्रोडक्शन बना है और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया है। तो यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी आगे के चैप्टरों को समझने में। ठीक है, तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू करते हैं? एक, जैसे मैं बात करूँ कि अभी आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप हमेशा कहाँ से काउंटिंग करना शुरू करोगे, कहाँ से गिनती करना शुरू करोगे? 1 से। कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम आधा मान लें। आधा बोले तो होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 1 से करते हैं। 1, 2, अभी हम बोले आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप जब गिनती शुरू करोगे तो गिनोगे 1, मम्मी 1 हो गई, पापा 2 हो गए, ऐसे करके, है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू होगा? 1 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से नंबर बढ़ता हो जाएगा। बच्चों, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है ना। इसी प्राकृत संख्या में जब हम 0 को शामिल करते हैं, है ना, ये प्राकृत इधर यहाँ से इधर प्राकृत संख्या है, जब हम, और ये बढ़ता हुआ जाएगा इधर इन्फिनिटी तक।
और इसी में जब हम जीरो शामिल करते हैं ना, तो ये जो पूरा ग्रुप है ना, यही कहलाता है आपका पूर्ण संख्या। यानी हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ बात करें पूर्ण संख्या का, जब प्राकृत संख्या में शून्य यानी जीरो को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ जैसा कि देखें, तो पहले यहाँ से इन्फिनिटी तक ये कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या। यही प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर दें, शुरू में लगा दिए जीरो, यानी कि जीरो भी, तो 0 1 2 ऐसे ये जो पूरा समूह बना है ना, ये जो पूरा ग्रुप बना है ना, ये पूर्ण संख्या ग्रुप है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपको अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है इसमें? जीरो। तो अगर हम यहाँ लिखें सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर, तो क्या बताओगे आप? जीरो। और यदि हम लिखें यहाँ अगर लिखें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो ये 1 होगा, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, ये तो नहीं है, ये है प्राकृत संख्या। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो ये सारी चीज़ें हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, अब बड़ी पूछेगा तो बड़ी का तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं, ये इधर बढ़ता जा रहा है। ये डॉट डॉट का अर्थ होता है 9 10 11 12 13 14, इसी बढ़ता जा रहा है, 100 200 300 4000 5000 लाख करोड़, इसे बढ़ता जा रहा है। इसमें ढेर सारे नंबर हैं और उतने सारे नंबर को हम लोग कॉपी पे लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग डॉट 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 करके दिखाते हैं। कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। ठीक है, वो बहुत बेसिक था तो आपको मैंने बताया। देखिए क्या नाम है चैप्टर दूसरा का? पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पूर्ण संख्या ले लेते 2 और एक पूर्ण संख्या ले लेते 3, तो इसका जो जोड़ होगा यानी इसका जो योग होगा वो भी क्या आएगा? 5। यानी कि ये भी क्या? पूर्ण संख्या होगा। 2 बिल्कुल पूर्ण संख्या होगा, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में सब पूर्ण संख्या, और 0 भी पूर्ण संख्या, और ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक सब है पूर्ण संख्या, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अच्छा, किसी बच्चे का सवाल होगा, सर एक जो है वो पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है? पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है? तो बच्चे 0 जो है, एक जो है वो दोनों है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत आता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या, तो इसमें भी आ रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या, इसमें भी आ रहा है। लेकिन 0 क्या है? 0 पूर्ण संख्या है। अगर कोई बोले क्या, क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए आपको, देखिए हम ही देते हैं आपको क्वेश्चन, क्या शून्य यानी 0 एक प्राकृत संख्या है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं। क्यों? देखिए प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को बोलते हैं ना, और यहाँ गिनती जो है 1 से शुरू होता है। ये जीरो क्या है? प्राकृत संख्या तो नहीं होगा, गिनती कभी भी 0 से शुरू नहीं करते हैं, तो इसीलिए 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा नहीं, है ना। वही अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता, क्या 0 एक पूर्ण संख्या है?
तो बोलेंगे आंसर क्या देंगे हम लोग, हाँ, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ। क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो हम लोग अभी क्या सीखे रहे थे कि दो पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग मतलब होता है, योग का अर्थ होता है जोड़, है ना। तो दो पूर्ण संख्या का योग जो है हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। ये भी पूर्ण संख्या है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो पूर्ण संख्या है। यहाँ आपको दिखने वाला, मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो पूर्ण संख्या है। तो इनका जो योग होगा, ए और बी, आप कुछ भी मान से, अब बोलोगे सर ए कैसे होगा पूर्ण संख्या, हम लोग मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो पूर्ण संख्या है। आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए मान लीजिए कि ए और बी दो पूर्ण संख्या है। तो इसका जो योग होगा ना, इसका योग क्या होगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी भी है ना, वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, याद रखिए, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये तो हम आपको दिखाए भी अभी, ये दो पूर्ण संख्या होगा। अब मान लीजिए 17 ले लीजिए प्लस 13 ले लीजिए, ये आएगा कितना, 30 आएगा। तो 17 भी पूर्ण संख्या, 13 भी पूर्ण संख्या और 30 भी पूर्ण संख्या। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 200 ले लीजिए और 300 ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, 500, है ना। तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, इसी से समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या 0 का गुण, पूर्ण, देखिए 0 भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना। इसका एक गुण है, देखिए 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती है। जैसे देखिए 4 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो क्या 4 बदलेगा, 4 ही रहेगा रिजल्ट, है ना। यहाँ देखिए 4 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पे, 0 को 4 भी पूर्ण संख्या है, जोड़ने पे क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या जो ये 4 है ये नहीं बदल रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ 0 + 4, इसी 0 को एक पूर्ण संख्या जोड़े हैं फिर भी 4 ही आ रहा है, 0 को 0 जोड़े फिर भी 0 ही आ रहा है। यानी कि 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है, 0 जो है, ये जो 0 है ये एक ऐसा पूर्ण संख्या है जिसको किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ समझिए 15 है, 15 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो ये 15 ही रहेगा। तो ये जो 15 है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान लीजिए 20 है, 20 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन, 20 ही रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए 111 है, इसमें अगर 0 देंगे तो ये 111 ही रहेगा, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शून्य के इस गुण को योज गुण कहते हैं। ये जो गुण है ना इसका, कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या 0 को जोड़ते हैं, ये भी तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 को जोड़ते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये जो है इस पूर्ण संख्या में कोई परिवर्तन आता है। ये जो इसके पास गुण है ना, ये स्पेशल गुण है इसके पास, और किसी संख्या में ये गुण नहीं है। और जैसे मान लीजिए 1 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसको अगर आप किसी अन्य पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 + 1, तो ये पूर्ण संख्या को किसी अन्य, यानी कि 5 में अगर आप जोड़ें तो इसमें परिवर्तन हो गया। देखिए 5 नहीं रहा, अब उसमें परिवर्तन आ गया। तो 0 ही एकमात्र ऐसा पूर्ण संख्या है जिसके पास एक ऐसा गुण है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर वो जुटेगा तो उस पूर्ण संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। तो यहाँ पे शून्य के इस गुण को योज गुण कहते हैं। ये जो गुण है ना इसके पास, इस गुण को क्या कहते हैं, योज गुण। कि ये किसी संख्या में जुड़ा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया। तो ये सिर्फ 0 के पास ऐसा गुण है कि वो किसी संख्या में जुड़ता है और कोई परिवर्तन नहीं लाता। तो ये जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, योज गुण। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे, ठीक है ना, जोड़ के लिए 0 को तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ के लिए 0 को तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्समक अवयव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, इस जोड़ में 0 को तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग
याद रखिए। अब हम लोग मेन जो है, मेन चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि जोड़ पर संक्रियाएं, मतलब पूर्ण संख्या में जोड़ संक्रियाएं किस प्रकार से होती है, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है संबरक नियम अथवा निमीलन नियम, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है। सही बात है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए इसी बात को, ये बात कैसे सत्य होता है, ये जो है इस नियम से सत्य होता है। किस नियम से? संबरक नियम अथवा निमीलन नियम से ये जो होता है सत्य होता है, ठीक है। तो देखिए, तो निमीलन नियम बोल दीजिए या फिर संबरक नियम बोल दीजिए, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर देखिए व्यापक में क्या बताया है कि यदि ए बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, यदि ए बी दो पूर्ण संख्याएं हो, मान लीजिए ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी जो होगा ना, यानी कि ए और बी का जो जोड़ होगा, सम होगा, योग जो होगा ना, वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हैं, अगर आप शुरू से ध्यान देके समझे होंगे, यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, यहाँ भी तो दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। ये किस नियम से होता है? ये होता है कौन से नियम से? संबरक नियम से, या इसको बोल सकते हैं आप लोग निमीलन नियम से, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, है ना, पूर्ण संख्याओं का जोड़। तो ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी क्या है, ए तथा बी पूर्ण संख्या है, तो ए बी भी एक पूर्ण संख्या होगा, है ना, यानी कि ए बी का योग मान लीजिए 5 + 17 है, तो ये हो जाएगा 22 होगा। तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या हो रहा है? एक पूर्ण संख्या हो रहा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे, है ना, काफ़ी डिटेल में हम बता चुके हैं। आगे देखिए, है ना, अभी आप देखिए जो जोड़ की संक्रियाएं देख रहे थे, पहला आप क्या देखें, निमीलन नियम या फिर संबरक नियम। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो 2 और 3 5, तो यहाँ दो पूर्ण संख्याओं का योग कितना बताएंगे, इस चीज़ को बताइए, है ना। 500 + 1700 कितना हो गया? 2200। इस तरह से, है ना। अब हम लोग दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सहचर नियम यानी कि एसोसिएटिव रूल, है ना, एसोसिएटिव रूल। मान लीजिए कि 3 पूर्ण संख्या है, तो वो क्या क्या है, ए है, बी है और सी है, मान लीजिए, है ना। तो ए बी का योगफल में यदि हम सी को जोड़ेंगे, यानी कि पहले दूसरे वाले के योगफल में यदि हम सी को जोड़ेंगे, तो वो बराबर होगा, अगर हम ए में बी और सी के योगफल को जोड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि यदि आप मान लीजिए ए और बी को जोड़ लेते हैं, पहले योगफल इसका है, इसमें यदि आप सी को जोड़ते हैं ना, ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के योगफल के बराबर होगा। समझ में आया? तो यहाँ समझिए ए और बी का जो योगफल है, उसमें यदि हम सी को जोड़ेंगे, यानी तीसरे पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, तो वो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, यानी कि दूसरे को तीसरे को पहले जोड़ लीजिए, ए को बाद में ही जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे यहाँ पे है ना, सहचर नियम से यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको कि यहाँ पे है ना, जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी है, यानी मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी है, 3 नंबर है, तो इसमें जो है ना आप ए प्लस बी प्लस सी, यानी आप पहले इसको ऐड कर लो, है ना, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, या फिर आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो, सेकेंड और थर्ड को, या फिर आप ए प्लस सी को पहले ऐड कर लो, फिर बी को ऐड करो, मतलब बात बराबर है, सभी केस में ये बराबर होगा, ठीक है। आप जोड़ में मान लीजिए 3 पूर्ण संख्या है, आप किसी भी दो को पहले आप जोड़ सकते हैं। ये जो होता है ना, ये कंडीशन किसका? सहचर नियम का, है ना। आगे आपको एक्सरसाइज में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पे, ठीक है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ए बी को पहले जोड़ा गया है ब्रैकेट के अंदर, इसमें बी सी को जोड़ा गया है पहले, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समस्या लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई समस्या है व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, है ना।
आपको चैप्टर में कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं तो, ठीक है ना। तो हम लोग सहचर नियम भी देख लिए, है ना। तो सहचर नियम का एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2 प्लस इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इधर, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 + 5 है, ठीक है ना। तो ये बराबर होगा 2 + 3 + 5 की। देखिए इसमें आप मान लो पहले 2 और 3 के योगफल में अगर आप 5 को जोड़ते हैं तो ये बराबर होगा 3 और 5 के योगफल में यदि आप 2 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 में यदि हम 3 और 5 के योगफल को जोड़ेंगे तो वो भी बराबर होगा। ये किस नियम से? ये देखिए ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये आपको आ रहा होगा। ये बस ये यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ना किस नियम से होता है, ये होता है सहचर नियम से, है ना। कि पहले दूसरे को जोड़ेंगे, पहले यानी ब्रैकेट का पहले काम करते हैं। आप लोग बोर्ड मास का नाम सुने होंगे, बोर्ड मास का पहले ब्रैकेट का काम होता है, यानी इनको पहले ऐड करेंगे, फिर हम लोग दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे। मतलब कि पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इनका जो रिजल्ट होगा, जैसे मैं इसको जो जोड़ेंगे तो 5 + 5, इधर कितना हो गया 10, और इस साइड देखिए आप 2 + 3 + 5 यानी कि 8, यानी इधर हो गया 10, यानी 10 = 10, 10 = 10, फिर भी दोनों साइड 10 ही हुआ। तो आप पहले या दूसरे को पहले जोड़िए या दूसरे और तीसरे को पहले जोड़िए, बात क्या है एक ही है, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ये किस नियम से होता है? सहचर नियम से, आप लोग याद रखोगे। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 5 + 7 कोमा दे देगा +9 दे देगा, फिर इधर दे देगा 5 + 7 + 9, तो ये बोलेगा किस नियम से ये सही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा किस नियम से ये सही है, तो ये किस नियम से सही होगा? ये हो जाएगा सहचर नियम से। किस नियम से? सहचर नियम से। कोई दिक्कत? अब हम लोग अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला नियम क्या है? अगला नियम है क्रम विनिमय नियम, है ना। तो क्रम विनिमय नियम समझिए। मान लीजिए कि यदि माना कि ए और बी क्या है? 2 पूर्ण संख्या है। ए और बी 2 पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए और बी का योग जो होगा, यानी ए और बी का योग वो बी और ए के योग के बराबर होगा। यानी कि ए + बी, योग मतलब समझते हैं ना, योग मतलब जोड़ होता है, यानी ए + बी बराबर होगा बी + ए के। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 5 बराबर हो जाएगा 5 + 3 के। आप पहले किसी को भी लिखो, 3 को लिखो पहले कि पहले 5 को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सम सेम आएगा। 3 + 5 आप जानते हैं 8 होता है, और 5 + 3 8 होता है। दोनों भी केस में क्या है? बराबर है ना। मान लीजिए 8 + 5 = 5 + 8, ये किस नियम से? ये किस नियम से सही है? इधर भी 8 + 5 13, 5 + 8 13, ये इधर भी 13 इधर भी 13, किस नियम से सही है ये? तो आपको पूछा जाएगा, नियम पूछा जाए तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय नियम से। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नियम है ना, ये गुणा में भी होता है। ये जो नियम है ये गुणा में भी होता है। तो गुणा, अच्छा ये कौन सा नियम हो गया? ये हो गया क्रम विनिमय। बार बार क्या लिखेंगे, ये वही पढ़ रहे थे हम लोग, क्रम विनिमय नियम। अब देखिए ये गुणा में भी होता है। जैसे मान लीजिए ए × बी = बी × ए, ठीक है ना। ये हो गया जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये किसका हो गया? ये हो गया जोड़ का या योग का क्रम विनिमय नियम, और ये हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब मानिए 5 × 3 = 3 × 5 कर सकते हैं आप। इधर भी 15 आएगा, 5 × 3 = 15 यानी कि 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15 यानी कि 3 × 5 = 15, दोनों साइड बराबर हो रहा है। तो ये किस नियम से हो रहा है? ये हो रहा है क्रम विनिमय नियम से, कम्यूटेटिव लॉ से। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, काट नियम, है ना। काट नियम कुछ नहीं है, समझिए काट नियम। जैसे मान लीजिए B = C है, ठीक है ना, B = C है, तो B = C है ना, तो मान लीजिए इसमें A+ है इधर से, और मान लीजिए कि इसमें जो है ना A + B है, मान लीजिए कि A + C है, ठीक है ना। काट नियम में क्या होता है? हम लोग काट देते हैं, है ना, इधर भी काट दिए इधर भी काट दिए, तो काट दिए तो यहाँ B = C होगा, तो यही होता है काट नियम। कुछ नहीं, मतलब अगर बराबर की दोनों तरफ सेम चीज़ रहेगा ना तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 + 3 = 8 + 5, है ना, तो दोनों तरफ है ना 5, है ना, तो ये आप काट सकते हैं। चिन्ह ध्यान रहे, चिन्ह सेम होना चाहिए। इसका भी प्लस है, +5, इसके आगे भी नहीं है कुछ, तो क्या है 5 +5, तो ये आप काट सकते हैं। यही होता है काट नियम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं रहने देते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये कंप्लीट होता है ना।
इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है 2A के लिए है ना, किसके लिए, 2A के लिए कंप्लीट होता है। हम लोग अगले वीडियो में 2A को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने क्या देखा, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होता है, सही बात है। 0 वह पूर्ण संख्या है जिसको किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बदलती है, सही बात है ना। जोड़ के लिए शून्य को तत्समक अवयव कहते हैं, बताए हैं ये भी आपको, है ना। पहला ही बताएं, दूसरा ही बताएं, तीसरा ही बताएं। जोड़ का सहचर नियम क्या होता है, a + b + c बराबर a + b + c, यानी कि b + c के योग में a को जोड़ेंगे तो वह बराबर होगा a + b के योग में यदि c को जोड़ेंगे तो। कोई दिक्कत, ये हो गया क्रम सहचर नियम, ये हो गया क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, यदि मान लीजिए दो पूर्ण संख्या a और b है तो ab का योग बराबर होगा ba के योग के बराबर, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं। जोड़ के सहचर नियम और क्रम विनिमय नियम से यदि तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ना हो तो सुविधा अनुसार किन्हीं दो संख्याओं के योगफल को तीसरी संख्या में जोड़ने पर अभिष्ट योगफल प्राप्त हो जाएगा। व्यापक रूप से देखिए a + b + c, तो ये तो आपको बता ही है ना, किसी भी दो को आप पहले जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।